नमस्कार साथियों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारी हिस्ट्री क्लासेस में। ठीक है। हाँ जी, अब तक हम लोगों ने पढ़ा, हमने भारतीय इतिहास के मध्यकालीन भारत में हम लोगों ने इस्लाम धर्म को पढ़ा, हम लोगों ने अरबों का आक्रमण पढ़ा, हम लोगों ने तुर्की आक्रमण पढ़ा। तुर्की आक्रमण के बाद जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया तो उसके बाद भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। दिल्ली सल्तनत रिवाइज करते हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी। ठीक है। उस कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना? इल्तुतमिश। ठीक है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इल्तुतमिश ही पहला वास्तविक सुल्तान माना जाता है। ठीक है। इल्तुतमिश ने दल चालीसा का निर्माण करा, एकता प्रणाली चलाई। ठीक है। 2 सिक्के चलाए, एक चांदी का, एक तांबे का। ठीक है। और एक टका आपने सुना हो। ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। ठीक है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद सबसे ज्यादा जो एक चला कि उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पहले अपनी बेटी रजिया सुल्तान को, ठीक है, अपना उत्तराधिकारी घोषित किया कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी बेटी रजिया दिल्ली की अगली सुल्तान बनेगी। लेकिन मैंने भी आपको बताया था, इल्तुतमिश ने एक गुट बनाया था जिसको दल चालीसा बोलते थे, जिसमें 40 गुलाम बोल दो, अमीर बोलो, सरदारों का ग्रुप बनाया, जिनको अमीर भी बोलते थे। ठीक है। उनका एक ग्रुप बनाया था। तो वो लोग नहीं चाहते थे कि कोई महिला हम पे शासन करे। ठीक है। इस सब के बाद उन्होंने, जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई दिल्ली की गद्दी पर, ठीक है, सबसे पहले हम बात करें जब, ठीक है, हम बात करते हैं, हमने अभी पढ़ा कि 1236 में, ठीक है, मृत्यु हो गई किसकी? इल्तुतमिश की। ठीक है। 1236 में उसकी मृत्यु के बाद जो दिल्ली का अगला शासक बना, ठीक है, सल्तनत का अगला शासक जो बना, वो बनना कौन था? रजिया। ठीक है। क्योंकि उनके इल्तुतमिश ने घोषित उसको किया था मृत्यु से पहले। लेकिन जो वहां के क्या कहते हैं उनको, अमीर थे, यानी जो गुलाम थे, 4 लोग, उन्होंने किसको बना दिया? रुकनुद्दीन को। ठीक है। रुकनुद्दीन फिरोज को। ठीक है। जो 1236 में क्या बना? अगला सुल्तान। लेकिन मैंने कहा रजिया को घोषित किया, तो रजिया ने क्या करा? वहां की जनता से अपने लिए गुहार की। कहते हैं कि रजिया लाल वस्त्र पहन के आपके जनता के स्थानों पे और तुम्हारा मस्जिदों पे पहुंची। तो लाल वस्त्र पहनना तब एक न्याय का प्रतीक माना जाता था। तो वहां के लोगों ने जब देखा भाई इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री को, जो रजिया है, उसको घोषित किया है, तो उन्होंने जनता के और जो वापस से दल चालीसा है उसको भी, ठीक है, जनता और दल चालीसा की भी सहमति जनता ने ले ली। ठीक है। दल चालीसा मैं फिर कह रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपको याद रखना दल चालीसा क्या है। ठीक है। इन दोनों की सहायता से, ठीक है, अगली जो शासिका बनी, ठीक है, कौन बनी? रजिया। कब तक रही? 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक। ठीक है। जो दिल्ली की अगली शासिका बनी 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक, कौन बनी? रजिया बनी। ठीक है। यहां तक आप लोगों के बात से सारी समझ में आई। अब रजिया को समझते हैं। ठीक है। ठीक है। रजिया के बारे में पॉइंट टू पॉइंट आप ये याद रखेंगे, सबसे ज्यादा एक पॉइंट आता, मतलब एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीटेड होता है कि भारत की पहली महिला शासिका, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका, या फिर आपका इस्लाम धर्म में जो इस्लाम जब से चल रहा है तब से पहली जो महिला शासिका बनी वो कौन बनी? रजिया। ठीक है। पहली महिला सुल्तान। ठीक है। रजिया कौन थी? सबसे पहली महिला सुल्तान बनी। ठीक है। हाँ जी। तो इससे पहले कोई अब से पहले शासिका नहीं बनी थी महिला, तो रजिया ही सबसे पहली शासिका बनी। ठीक है। रजिया के टाइम में ही मैंने आपको बताया था, रजिया के जो पिता थे उन्होंने एक प्रथा चलाई थी, इक्ता। ठीक है। एक इक्ता चलाई थी। इक्ता मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं।
इल्तुतमिश ने क्या करा, अपना पूरा साम्राज्य छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, ठीक है, ताकि शासन करना आसान हो, ठीक है। और इनको बोला गया इक्ता, ठीक है, जो ये एक हिस्से सबको बांटे थे, इन इक्तों के जो सरदार दिए जाते, जो गवर्नर बनाया जाता, उसको बोला जाता इक्तादार, ठीक है। जो इन इक्ताओं का गवर्नर होता था उसको इक्तदार बोलते थे, ठीक है। ये बात आपके समझ में आई? अब मैंने ये क्यों बताई है अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। रजिया के टाइम में ही दो इक्तदार थे, ठीक है, ठीक है। दो जगह के इख्तियार की मैं बात करूंगा, वो आपको पूरी कहानी से जब समझेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक तो था बदायूं जगह, ठीक है, एक जगह थी बदायूं, ठीक है, दूसरी जगह थी भटिंडा, ठीक है। एक तो बदायूं थी, एक भटिंडा थी, ठीक है। जो भटिंडा थी इसका एक शासक था जिसका नाम था बदायूं एक भटिंडा, ठीक है। जो भटिंडा थी इसका शासक था अल्तूनिया, ठीक है। ये अल्तुनिया मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी मैं इस बारे उसके बारे में बताऊंगा, अभी सिर्फ आपको मैंने जिक्र किया है कि अल्तुनिया कौन है, ठीक है। जो भटिंडा था उसके शासक कौन था? अल्तुनिया, ठीक है। और एक जो बदायूं था इसका जो शासक था वो था एक्तगीन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर याद करना रजिया के टाइम में जो उनमें दो फेमस एकता थी, एक तो बदायूं और भटिंडा, बदायूं का शासक था एक्तगीन और भटिंडा का शासक था अल्तुनिया, ठीक है। अब ये मैंने आपको क्यों बताया था मैं इसका आपको रीजन समझाता हूं, ठीक है। थोड़ा सा रजिया के बारे में समझते हैं, ठीक है। रजिया का ऐसा बोला जाता है, एक प्रेमी था, यानी लवर बोलते हैं जिसको, ठीक है, याकूब, ठीक है। रजिया का एक प्रेमी था जिसको लवर भी आप बोलते हैं, यानी दोनों में आपस प्रेम कहानी है, याकूब खान, ठीक है। अब होता क्या है, रजिया याकूब से बहुत अट्रैक्टिव थी, तो रजिया ने याकूब को एक पद दे दिया जिसका नाम था अमीर ए आखुर, ठीक है। अमीर आखुर मैंने आपको पीछे भी जिक्र किया था कि इस पद पे आपको कुतुबुद्दीन ऐबक भी रहे हैं। अमीर आखुर कौन था, कौन होता था, ठीक है। आप मोटा मोटा समझ लो, घोड़े ने सीधा अस्तबल, जो अस्तबल होते थे जहां घोड़े रहते थे उसका सरदार अस्तबल का, यानी पूरी सल्तनत में जितने भी घोड़ों का जो भी कार्य होगा वो किसके द्वारा होगा? अमीर आकुर, ऐसे समझ लो कि एक डिपार्टमेंट था घोड़ों का, क्योंकि सल्तनत चलाने के उस समय शासन चलाने के लिए घोड़े बहुत बड़ा रोल रखते थे, ठीक है। हाँ जी, तो क्या बात समझ में आई? एक प्रेमी था जिसका नाम था याकूब खान, ठीक है, जिसको रजिया ने क्या बना दिया? अमीर आकुर बना दिया, और अमीर आकुर का मतलब मैंने बताया अस्तबल का सरदार, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? अब बात करते हैं अल्तुनिया की, ठीक है। इसी टाइम अल्तुनिया जो था, ठीक है, ठीक है, अल्तुनिया ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, ठीक है। अब होगा क्या, जब अल्तुनिया ने अपनी जगह से विद्रोह कर दिया, यानी रजिया को सुल्तान मानने से इनकार कर दिया कि मैं अपनी जगह, मेरा इक्ता जो है, क्योंकि इक्तेदार था ये बठिंडा का, कि मेरी इक्ता फ्री है, मैं किसी दिल्ली सल्तनत के अंडर में नहीं हूं, मैं फ्री हूं, ठीक है। तो रजिया अल्तुनिया को दबाने के लिए, ठीक है, बोलते हैं कि रजिया खुद, एक तो ये बात ये भी थी कि महिला थी तो लोगों को ज्यादा विश्वास नहीं था, तो कह सकते हैं कि अपने आप को सिद्ध करने के लिए, ठीक है, रजिया सुल्तान खुद अल्तुनिया का विद्रोह दबाने के लिए गई युद्ध पे। और ये बताते हैं कि ये रजिया की सबसे बड़ी गलती थी कि वो खुद अपना सिंहासन छोड़ के
कहाँ गई है, विद्रोह दबाने के लिए, जबकि उस समय पर जब उसके सब कुछ खिलाफ चल रहा, ठीक है। खिलाफ क्या चल रहा था, रजिया जो थी वो कहते कि रजिया बिल्कुल चेंज फॉलो करती थी, पैटर्न फॉलो करती थी। वो पुरुषों की तरह वस्त्र पहनती थी, टोपी पहनती थी। जो लोग मानते थे कि इस्लाम धर्म के बिल्कुल खिलाफ है, वो इस्लाम धर्म को फॉलो नहीं कर रही, तो उससे लोग उसको बहुत कटिंग में रहने लगे। तो जो दल चालीसा था उसको मौका मिल गया वापस से, तो वो इंतजार ही कर रहे थे कब हमें मौका मिले, हम रजिया को गद्दी से हटाएं और अपने ही किसी साथी को गद्दी पर बैठाएं। ठीक है, यहाँ तक बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ठीक है, अल्तुनियों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, वैसे भटिंडा कहाँ पे, अल्तुनिया कहाँ का इक्तदार था, भटिंडा के। अच्छा, भटिंडा है कहाँ वैसे, आप लोगों को बताओ, पंजाब में। कहाँ पर है, पंजाब में एक जगह है भटिंडा, आपने सुना भी हो, नाम से समझ में आ रहा होगा, भटिंडा। ठीक है, समझ में आई। तो 1240 में, ठीक है, रजिया ने क्या करा, अटैक करा किस पर, अल्तुनिया पर। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, इस अटैक में रजिया खुद हार गई और अल्तुनिया जीत गया। ठीक है, रजिया हार गई और अल्तुनिया जीत गया। ठीक है, अब अल्तुनिया ने क्या करा, रजिया को कैद कर लिया। ठीक है, रजिया को क्या कर लिया, कैद। ठीक है, कैद करने के बाद जब अल्तुनिया ने रजिया से, मतलब रजिया ने अल्तुनिया के जब उसे कैद कर लिया, तो रजिया ने उसको ऑफर रखा कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी और फिर हम मिलकर दिल्ली सल्तनत चलाएंगे। तो अल्तुनिया ने रजिया को क्या करा, अल्तुनिया ने, रजिया ने विवाह किया किससे, अल्तुनिया से। ठीक है, रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। ठीक है, इस विवाह के बाद रजिया अल्तुनिया के साथ कहाँ वापस आने लगी, जब वहां से युद्ध क्लियर हो गया तो रजिया वापस से कहाँ आने लगी, दिल्ली के लिए। ठीक है, दिल्ली के लिए, दिल्ली से, ठीक है, पंजाब से दिल्ली आते समय बीच में एक जगह पड़ती है, पंजाब से दिल्ली आते समय एक जगह पड़ती है कैथल। ठीक है, इस जगह पर बोलते हैं कि जो दल चालीसा था उन्होंने ही रजिया पर आक्रमण करवा दिया, उसको यहीं पर उसको मरवा दिया। तभी से कहानी थी ना, रजिया को गुंडों से घुरवा दिया, लूट करवा दी। ठीक है, तो चलता है रजिया गुंडों में फंस गई, आपने सॉन्ग भी सुना होगा। तो वो कहावत यहीं से बनी है कि रजिया जब अल्तुनिया से शादी करके वापस दिल्ली आ रही थी, तो उससे वापस से आते हुए उस पर आक्रमण कर दिया, उससे लूटने की कोशिश करी और उन दोनों की, और अल्तुनिया और रजिया दोनों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कब, 1240 में। ठीक है, रजिया के मृत्यु होगी। रजिया के बारे में कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। पहला पॉइंट, ठीक है, प्रथम मुस्लिम शासिका थी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये कि प्रथम मुस्लिम शासिका थी। ठीक है, इस बारे में हमने पढ़ा। मैंने आपको बताया था इससे पहले ना कोई महिला शासिका रही। ठीक है, और इसने पुरुषों की तरह कपड़े पहने, और टोपी लगाने लगी। ठीक है, पुरुषों की तरह कपड़े पहनने लगी और टोपी लगाने लगी, जो बताते कि वहाँ के जो धार्मिक लोग थे उन वो इस चीज़ से इसके खिलाफ हो गए थे। ठीक है, हाँ जी। अब रजिया की मृत्यु हो गई। रजिया से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, बस ये पूछते हैं कि भारत की प्रथम महिला शासिका, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, बस। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो जब अमीर लोगों ने, यानी जो अमीर थे जिनको हम दल चालीसा बोलते थे,
उन लोगों ने रजिया को मरवा दिया। उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर, ठीक है, जो दिल्ली की गद्दी पर अगला शासक उन्होंने बैठाया, ठीक है, बहराम शाह। ठीक है, बहराम शाह कब से कब तक बैठा? 1240 से 1242 तक। ठीक है, बहराम शाह के बारे में इतना ये बताया जाता है कि बहराम शाह जो था, इनकी माता थी, उनके ही नक्शों पे चलता था, खुद कुछ नहीं करता था। ठीक है, बहराम शाह के बारे में ये बताया जाता है। इस कुछ इतना खास इसके बाद टाइम पे हुआ नहीं, बस ये याद रखना बहराम शाह के टाइम पे ही, ठीक है, 1241 में, ठीक है, बहराम शाह के टाइम पे ही 1241 में क्या हुआ? मंगोलों का पहला आक्रमण हुआ। ठीक है, मंगोलों का सबसे प्रथम बार आक्रमण कब हुआ? 1241 में। किसके टाइम पे हुआ? बहराम शाह के टाइम में। ठीक है, और तभी एक पद बनाया इसने, तब एक नया पद बनाया इसने। ठीक है, इसने एक नया पद बनाया जिसका नाम था पद का, ठीक है, नायाब ए मुमलिकात। नायाब ए मुमलियात। ठीक है, मेन रूप से आप मान सकते हो एक तरह का ये आपका कैसे ना वजीर टाइप का पद था। ठीक है, और जो सबसे प्रथम इस पद पे इसके टाइम पे था, मैंने अभी पीछे आपको पढ़ाया था, हम वापस चलेंगे कि जिस समय अल्तुनिया इक्तेदार था उस समय बदायूं का भी इक्तेदार था। ठीक है, एतगीन। ठीक है, एतगीन को पहला नायाब मुल्लिकात इसने बनाया। ठीक है, ये तभी से ये पद शुरू हो गया। ठीक है, हाँ जी, इसके बारे में हमें इतना ही पढ़ना है, कुछ नया और आगे इसके बारे में नहीं पढ़ना। ठीक है, हाँ जी, आगे हम बात करते हैं इसके बाद जो दिल्ली के शासक बने। ठीक है, इसके बाद जो हमारे दिल्ली के शासक बने, ठीक है, महसूद शाह। ठीक है, इसके बाद जो दिल्ली के शासक बने वो बने महसूद शाह, जो 1242 से लेकर, ठीक है, जो 1242 से लेकर 1246 तक। कब तक? 1242 से लेकर 1246 तक दिल्ली पर शासन किया। ठीक है, हाँ जी, इसके बाद अगले जो शासक बने इनके कोई खास इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो दिल्ली के अगले शासक बने, ठीक है, हाँ जी, थोड़ा पानी पी लेते हैं। नसरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, नसरुद्दीन मोहम्मद कब से कब तक बने? 1246 से लेकर ये थे 1265 तक। ठीक है, नसरुद्दीन मोहम्मद, सॉरी मोहम्मद नहीं था, ये महमूद था। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, अब नसरुद्दीन महमूद के बारे में थोड़ा हम लोग समझेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम तक नसरुद्दीन महमूद का शासन रहा। ठीक है, इसी के समय इसने एक, ठीक है, इसी के समय नसरुद्दीन महमूद ने जो बलबन था, अभी तक आपने सिर्फ मतलब सुना हो नाम, कोई बात नहीं, हम बलबन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। एक शख्स था बलबन। ठीक है,
ठीक है। नसरुद्दीन महमूद को बलबन जो था इसने सुल्तान बनाया था, बलबन ने, ठीक है, सुल्तान बनाया। मतलब ऐसे समझ लो कि असली जो शासन करता था वो बलबन करता था। उसने सिर्फ एक अपना कठपुतली, ठीक है, जो नसरुद्दीन महमूद था एज अ कठपुतली उसको एक फेस दिया, किसका, शासक का, ठीक है। लेकिन मेन शासन कौन करेगा यहाँ पर, बलबन करेगा। इसको उसका वजीर भी बोल देते हैं, ठीक है। मेन जो रोल रहेगा वो किसका रहेगा, बलबन करेगा। क्योंकि और बलबन कौन था, बलबन जो आपकी दल चालीसा थी, ठीक है, दल चालीसा का ही, ठीक है, एक सदस्य था, ठीक है। दल चालीसा जो थी उसका एक सदस्य था, ठीक है, कौन, बलबन, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। आगे चलते हम लोग, ठीक है। इसके हम एक रिवीजन क्लासेस भी लेके आएंगे जिसमें हम वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यू लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, इसने बलबन को एक उपाधि दी थी, ठीक है। कौन सी दी थी, उल्ग खां, उल्ग खां, ठीक है। इसने बलबन को एक उपाधि दी थी जिससे बोलते थे उल्ग खां, ठीक है। उल्ग खां का मतलब आप लोग कमेंट में डाल सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अभी अभी इतना आप डालेंगे, हम थोड़ा टाइम लेते हैं। कोशिश करें कि आप साथ के साथ चीज़ों का आंसर दें, ठीक है। उल्ग खां, ठीक है, हाँ जी। उसके बाद आगे चलते हैं, बलबन की उपाधि क्या थी, उल्ग खां, ठीक है। हाँ जी, उल्ग खां का मतलब होता था विश्व का खान, ठीक है। क्या होता था उल्ग खां का मतलब, विश्व का खान। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी मृत्यु की, ठीक है। और इसने मृत्यु नहीं, इससे पहले एक पॉइंटर समझेंगे। इसने अपनी एक बेटी थी, बेटी की शादी किससे करा दी, बलबन से, ठीक है। ये याद जरूर, नाम याद रखना, बलबन बहुत इंपॉर्टेंट शासक रहेगा, दिल्ली सल्तनत का ही आगे जाके शासक बनेगा, ठीक है। अपनी बेटी की शादी किससे करा दी, बलबन से, ठीक है। अगर हम इसकी मृत्यु की बात करें, इसकी मृत्यु कब हुई थी, 1265 में, ठीक है। ये इसके बारे में मोटे मोटे हमने पॉइंट बस हमको रिवाइज याद रखने हैं, ठीक है। क्या क्या पॉइंट हमको याद रखने हैं, ठीक है। इसका शासन कब कब से कब तक, 1246 से, ठीक है, 1246 से 1265 तक शासन था। इसका एक वजीर बोलते थे जिसको, जिसने इसको सुल्तान बनाया, वो कौन था, बलबन था, ठीक है। और बलबन कौन था, एक दल चालीसा का ही सदस्य था। बलबन को इसने एक उपाधि दी, ठीक है, कौन सी थी, उल्ग खां की एक उपाधि दी। उल्ग खां का मतलब होता है विश्व का खान, ठीक है। और इसने अपनी बेटी की शादी बलबन से कराई जो इसका दामाद भी बन गया, और उसकी मृत्यु जो हुई थी 1265 में हुई थी, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अगले हम अगले टॉपिक पे चलेंगे इसी के ही, ठीक है। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है बलबन, ठीक है। कौन, बलबन, ठीक है। मैंने आपको बताया था बलबन जो था एक समय पे गुलाम था इल्तुतमिश का, ठीक है। इल्तुतमिश ने के बाद ये रजिया के टाइम पे रजिया के टाइम पे जो क्या था, एक अमीर शिकार करके पद था, ठीक है। अमीर शिकार के नामक पद पे था। उसके बाद ये, ठीक है, उसके बाद ये क्या बना, किसका वजीर बना था, ठीक है, ये बना था नसरुद्दीन महमूद का वजीर, ठीक है। नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा, ठीक है, नसरुद्दीन महमूद की गद्दी पर के बाद जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा वो बैठा बलबन, ठीक है। बलबन ने कब से कब तक शासन किया था, 1265 से लेकर
1287 तक। ठीक है, ऑलमोस्ट आप ये मान सकते हैं कि गुलाम वंश का लगभग अंत जो था वो बलबन था, मान सकते हैं। उसके बाद दो शासक और रहेंगे, लेकिन जो एक सही शासक की मैं बात करूं, एक वो कौन था? बलबन। ठीक है, कब से कब तक शासक गया? पूरा नाम हम लिख लेते हैं, ग्यासुद्दीन बलबन। ठीक है, पूरा नाम था ग्यासुद्दीन बलबन। अब मैंने आपको बताया था कि बलबन एक खुद दल चालीसा का मेंबर था। बलबन को अच्छे से पता था कि दिल्ली सल्तनत पे जो सबसे बड़ा कब्जा है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत पे जो सबसे बड़ा कब्जा है वो किसका है? दल चालीसा का। तो इसने सबसे पहले आके, बलबन ने सबसे पहले आके, ठीक है, दल चालीसा का अंत करा। ठीक है, दल चालीसा का अंत किया। ठीक है, यहां तक बात समझ? क्यों? इसको भी अच्छे से पता था कि मेरे को जो सबसे ज्यादा दिक्कत देगा, क्योंकि जो बंदा जिस टीम का मेंबर हो, जैसे होता है ना कॉलेज में एक टीचर होता है, ठीक है, नॉर्मल टीचर जो साथ सबके साथ पढ़ा रहा है, अब वही टीचर प्रिंसिपल बन जाता है, तो जो उसके साथ पढ़ाने वाले टीचर जो पहले तो नॉर्मली बात करते थे, अब वही प्रिंसिपल बन जाए, तो वो लोग वो वाली इज्जत तो करेंगे नहीं, और कोशिश ये करेंगे कि उसको गिरा दें, हटा दे, भाई हमारे साथ के हम पे शासन कर रहा है। तो बलबन को अच्छे से पता था कि मेरे शासन में जो मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत देगी वो कौन देगा? वो दल चालीसा देगी। तो बलबन ने सबसे पहला काम, सुल्तान बनते दल चालीसा, इसमें बहुत से लोगों को खुद ने मरवा दिया, लोगों को झूठे इल्जामों में, कुछ लोगों को लालच देके, मतलब कुछ ऑफर करके, ठीक है, सभी को उनके पास कुछ ना कुछ ने उन पे को लगा के उनको सजा दे दी, कुछ को आपस में लड़वा दिया। कुल मिला के पूरी दल चालीसा का अंत कर दिया। किसने करा? बलबन ने करा। अब दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, दल चालीसा शुरू किसने किया था? इल्तुतमिश ने। दल चालीसा का अंत किसने किया? दल चालीसा या फिर तुर्के चहलगामी, आप कुछ भी बोल सकते हैं, किसने किया? बलबन ने किया। ठीक है, और इसने उसके बाद क्या करा, क्योंकि लोग इसको ज्यादा, क्योंकि गुलाम था ये भी एक प्रकार से, इसने लोह रक्त की नीति अपनाई। ठीक है, लोह रक्त, ठीक है, की नीति। ठीक है, लोह रक्त यानी बिल्कुल सख्त रहना है, किसी को विद्रोह कोटने देना, सीधा मौत की सजा, इस तरह की चीज इसने अपनाई। लोह रक्त आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल गर्म लोहे पे रक्त लगने वाली बात, कि भाई साहब बिल्कुल मार देना, जो भी विद्रोह उठेगा उसको खत्म करेंगे। इसने अपनी रेस्पेक्ट बढ़ाने के लिए एक प्रथा चलाई जिसका नाम था सजदा पैबोस। सजदा पैबोस, सजदा। ठीक है, सजदा आपने सुना होगा अपने धार्मिक वर्डों में, सजदा, मैं तेरा सजदा करूं। सजदा और पैबोस क्या होता था? इसने एक पता चला कि जो भी दरबार में आएगा, ठीक है, वो सजदा यानी मेरे पैरों को छुएगा और अपनी पगड़ी उतारेगा। ठीक है, तो सजदा पैबोस इसको करना होता था। इसके पता चला लोगों ने इसका काफी विद्रोह भी किया था कि भाई ये थोड़ा गलत लगा। ठीक है, इसी के टाइम पर एक घटना हुई फिर से। ठीक है, सेकंड टाइम मंगोल आक्रमण। ठीक है, हमने रिवाइज करा था, फर्स्ट टाइम कहाँ हुआ था? 1241 में कब हुआ था? ठीक है, अब हुआ है सेकंड टाइम। ठीक है, कब हुआ था सेकंड टाइम? 1287 में। ये बताते हैं कि इस युद्ध में इसका बेटे की मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, शहजादा जो था इसका, उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इस युद्ध में शहजादे की शहजादे की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु के ही विलास में, ठीक है, मृत्यु की विलास में ही क्या हो गई? 1287 में बलवन की मृत्यु हो गई। ठीक है, अपने बेटे के दुख में ही भाई साहब निकल गए। ठीक है, हाँ जी, बलवन के बारे में एक दो पॉइंट हम और समझेंगे। ठीक है,
आपको समझ में आया बलबन की मृत्यु कब हुई? ठीक है। और एक त्योहार होता है नवरोज, ठीक है, एक पारसी त्योहार है ये, ठीक है, नवरोज त्योहार की शुरुआत की। ठीक है, बलबन ने कौन सा त्योहार की शुरुआत करी? नवरोज त्योहार की। ठीक है, और अगला पॉइंट हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पॉइंट तो मोस्टली यही है इसके बारे में। ठीक है, हाँ जी। अब बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत पे जो गुलाम वंश है इसके दो शासक और बने। ठीक है, बलबन की मृत्यु के बाद, ठीक है, बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत में दो शासक और बने। ठीक है, मैंने आपको बताया मृत्यु वैसे कब हुई थी? 1287 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसकी मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत के दो शासक और बने। ठीक है, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बस हमें लास्ट का याद रखना है कि जो अंतिम शासक था, ठीक है, वो केकुबाद, जो 1287 में बना। ठीक है, और इसके बाद सबसे जो लास्ट में बना था वो क्यूमस था 1290 में। और हमें एक बात और याद रखनी है, केकुबाद का ही एक सेनापति था, ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज। ठीक है, इसी का ही एक सेनापति था जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही। और इसके बाद जलालुद्दीन फिरोज क्यूमस की हत्या कर देगा। ठीक है, क्यूमस की हत्या कर देगा और इसकी हत्या के बाद, ठीक है, गुलाम वंश का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। इसके बाद कौन सा शासन आएगा? इसके बाद कौन सा वंश चलेगा बताओ मुझे? ठीक है, वो चलेगा तुम्हारा खिलजी वंश। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, पूरा नाम इसका हम लिख लेना, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, जो आप पढ़ोगे अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है, अकबर खिलजी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमारे था गुलाम वंश का अंत। ठीक है, अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। ठीक है, हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। बाय बाय।